नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में दिसंबर 2023 की समसामयिकी को करेंगे और यह दिसंबर माह का पहला भाग है। दूसरा भाग इसका बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि आगे भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। दिसंबर माह का जो पहला प्रश्न है भाग एक का, उसको जरा गौर से देखो। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो कि हैं सुरेश खन्ना साहब। सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 28,760.67 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। ये अनुपूरक बजट क्या होता है? दरअसल जैसे फाइनेंस ईयर जो होता है, वित्त वर्ष के शुरुआत में जो बजट पेश किया जाता है, अगर उस बजट में जो आवंटित धनराशि है वो किसी विभाग के लिए कम पड़ जाती है तो राज्य सरकार के द्वारा उस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले पहले एक बजट पेश किया जाता है, जिसे अनुपूरक बजट कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें कह क्या रहा है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अनुपूरक बजट में नई योजनाओं के लिए 7,421.21 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें ये आप धनराशि याद करिएगा, इसको पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएंगे। अच्छा, इस अनुपूरक बजट में कुछ योजनाओं के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है। तो आप ये लिख लो एक इसमें कॉलम बना के। एक तरफ लिख लो योजनाएं और एक तरफ लिख लो आवंटित धनराशि। ठीक है। तो यहां से कुछ योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन योजनाओं के लिए कुछ धनराशि आवंटित की है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि विश्वकर्मा योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ऐसे लिख लो। विश्वकर्मा, यहां पर लिख लो श्रम सम्मान। श्रम सम्मान योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ये की गई है 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरी कौन सी योजना है? दूसरी योजना है, इसका आपने नाम काफी सुना होगा, पीएम मित्र, जिसमें टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। पीएम मित्र योजना। और इस योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इसकी धनराशि आवंटित की गई है 510 करोड़ रुपए। ठीक है। और ये 510 करोड़ रुपए स्थापित जो आवंटित की गई है वो दरअसल लखनऊ और हरदोई, ये एचआरआई हरदोई है, एलकेओ लखनऊ है। लखनऊ और हरदोई में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क बनेंगे। यहाँ पर आप एक शॉर्ट में लिख लो, यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क यानी कि परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है। परिधान पार्क की स्थापना की जाएगी। एक योजना और है, इसको आप और लिख लो, तीसरी। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आप बताओगे 100 करोड़ रुपए। ठीक है। ये कुछ राशियां हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे फिर से देखो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है इस अनुपूरक बजट में? 2,000 करोड़ रुपए। पीएम मित्र योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 510 करोड़ रुपए। जिसमें टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? एक तो लखनऊ में और दूसरा हरदोई में। ठीक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 100 करोड़ रुपए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताइए। पहला है, लखनऊ के उत्तर धौना एक गांव है लखनऊ में, जहां पर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर या स्विट्जरलैंड की मदद से एक नई गौशाला बनाई जा रही है। ये बिल्कुल सही है। आप इसको फिर से समझो। कह रहा है कि एक गांव है उत्तर धौना जो कि लखनऊ में है और यहां पर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर एक नई गौशाला बनाई जा रही है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरे कथन में आओ। उत्तर प्रदेश सरकार की गो पर्यटन नीति के तहत
ये जो गौशाला बनाई जा रही है, ये 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। तो ये भी सही है, बिल्कुल क्लियर है बात। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश सरकार ने गो पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। इस गौशाला का नाम, ये नाम याद रखो, मनोरथा। ठीक है, ये नाम आप याद रखो। इस गौशाला का नाम मनोरथा रखा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ करीब 2000 गायें रखी जाएंगी। तो ये तीनों सही है, तीनों सही। इसका आशय हो गया हमारा चौथा, यानी डी पार्ट। अच्छा, ये जो गौशाला बनाई जा रही है ना, इसमें जो गायें हैं, सपोज करो ये एक गाय है। ठीक है, ये एक गाय है और इसके 4 पैर हैं। ये गाय है। इस गौशाला में एक खास बात ये होगी कि ये जो गायें हैं, इनको बांध कर नहीं रखा जाएगा। अर्थात ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खुला क्षेत्र होगा। ये जो गौशाला बनाई जाएगी, खुला क्षेत्र होगा, और इस खुले क्षेत्र में ये गायें टहल कर चर सकेंगी। साथ ही साथ गौशाला में जो गायें होंगी वो दुधारू पशु होंगे, यानी दूध देने वाली गायें होंगी। ठीक है, ये इसकी, हाँ, कंडीशंस हैं, ये जो गौशाला बनाई जा रही है। अच्छा, मुझे लखनऊ में चूंकि ये बन रहा है, मुझे लखनऊ से एक बात याद आ रही है। क्या आप बताओगे कि पहली पहली ट्रांसजेंडर पहली ट्रांसजेंडर या पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड ये कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है लखनऊ में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो, चूंकि ये लखनऊ से संबंधित है और अभी हाल ही में ये परेड आयोजित की गई थी। क्लियर है बात? तो पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड परेड कहाँ आयोजित की गई है? लखनऊ में। साथ ही साथ ये जो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला है, इसका नाम क्या है? मनोरथा। और ये कितने भूमि पर इसका विकास किया जाएगा? 10 हेक्टेयर। किसकी तर्ज पर बनाई जा रही है? स्विट्जरलैंड की। कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ के उत्तरधोना गांव में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अभियान में 10 वर्ष की छात्रा है जिसका नाम है वैष्णवी मिश्रा, इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है? ये 10 वर्ष की छात्रा है वैष्णवी मिश्रा, और इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है। कहाँ, किस जिले में? ये जिला है गोंडा। ठीक है, क्लियर है बात। दरअसल वहां के जो अपर पुलिस अधीक्षक थे गोंडा के, वो जागरूकता अभियान चला रहे थे। उसी समय वैष्णवी और उसके पिताजी स्कूटर या बाइक से पहुंचे होंगे, तो वैष्णवी को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना दिया गया। साथ ही साथ उसके पापा को हेलमेट वगैरह दिया गया था, जो भी है। तो आप याद रखिएगा, वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है, साथ ही साथ कहाँ? गोंडा का। ठीक है, और ये जो कानपुर है, कानपुर से एक बात मुझे याद आ रही है कि आपने नाम सुना होगा मातृ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0। इसका 2.0 के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कानपुर से। बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, इस कानपुर को भी ध्यान रखो। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 के लिए एक नया पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश में, कानपुर से। एक एक देवी जी हैं जिनका नाम है सौम्या मिश्रा। ठीक है, सौम्या मिश्रा, ये कहाँ की हैं? ये है लखनऊ की। मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्यों फेमस हुई है ये? दरअसल सौम्या मिश्रा, ये कनाडा में एक आयोजन हुआ है। किसका किसका? ऐसे समझो, मिलेट मेला का। मिलेट मेला, इसका आयोजन हुआ है कनाडा में। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वराज, एक और देखिए इवेंट हुआ है यहाँ पर, जैसे स्वराज स्वतंत्रता की गाथा। ठीक है, सौम्या मिश्रा ये लखनऊ की है। क्यों फेमस हुई? क्योंकि कनाडा में एक इवेंट हुआ, मिलेट मेला, साथ ही साथ यानी कि मोटे अनाजों का मेला लगा यहाँ पर। और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा, इसका जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है कनाडा में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है कनाडा में। और इसका जो आयोजन किया गया है, आप ऐसे समझो, इस इवेंट का आयोजन किया गया है किसके निर्देशन में? वो है सौम्या मिश्रा।
बात समझ पाए? आप फिर से समझो। अ, इसको आप पॉज करके चाहे एक लाइन में लिख लेना, हो सकता है आप भूल जाओ। मैंने कहा सौम्या मिश्रा लखनऊ की हैं। साथ ही साथ कनाडा में हुए मिलेट मेला आयोजन और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा के आयोजन जो हुआ है, वो किसके निर्देशन में हुआ है? वो हुआ है सौम्या मिश्रा के निर्देशन में। फिर से समझो। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन कनाडा में हुआ है। ये किसके निर्देशन में हुआ है? ये हुआ है सौम्या मिश्रा के। और अगर पूछा जाए कि सौम्या मिश्रा कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आंसर होगा लखनऊ से। ठीक है, क्लियर बात। चलिए चौथे क्वेश्चन में आओ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? तो आपको पता होगा, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, एक तरफ ऐसे टेबल आप बना लो राज्य, और एक तरफ लिखो देश में, या ऐसे लिखो देश की जीडीपी में योगदान। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान करता है, वो है महाराष्ट्र। कितना योगदान करता है? ये लगभग करता है 15.7%। और इसके बाद, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये देश की जीडीपी में कितना योगदान करता है? ये करता है 9.2%। और उत्तर प्रदेश ने पछाड़ दिया है तमिलनाडु को। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु आ गया है तीसरे स्थान पर। ठीक है, ये कितना योगदान करता है देश की जीडीपी में? 9.1%। अच्छा, चौथे स्थान पर कौन पहुंच गया है? चौथे स्थान पर है गुजरात। कितना योगदान करता है देश की जीडीपी में? ये करता है 8.2%। ठीक है, और चौथे स्थान के बाद पांचवें स्थान पर कौन है? पांचवें स्थान पर है पश्चिम बंगाल, गिदी वाला शहर। और ये लगभग 7.5% योगदान देता है देश की जीडीपी में। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? चलिए, तो आप दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। क्लियर है बात? हाँ। क्वेश्चन नंबर चौथे पांचवे में आओ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ये बायो ये बायो लिखा है, बायो नेचर। ठीक है, बायो नेचर कौन एक सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ लो ये। पहला ऑप्शन दिया है, यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के शहर बहराइच में हुआ है। ये गलत है, बहराइच नहीं है, ये गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कथन हमारा सही नहीं है। दूसरे में पढ़ो। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने दो पुस्तकों का विमोचन किया है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी, साथ ही साथ एक पुस्तक है नाथ पंथ, पंथ होना चाहिए यहाँ, नाथ पंथ, अ, वर्तमान उपादेयता, वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये एक किताब है। तो इसको भी एक अंडरलाइन कर लो। एक ये किताब हो गई, नाथ पंथ वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, और एक किताब ये हो गई प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी। इन दो किताबों का, या इन दो पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने। ये सही है। ठीक है, तो सी कह रहा है उपर्युक्त दोनों सही है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ए वाला तो गलत ही है। आगे कह रहा है इनमें से कौन सही नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ो, कथन कौन सही नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा हमारा आंसर, ए पार्ट। ये गलत है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देखो जरा, ये जो बायोकॉन 2023 हुआ है, जो कि गोरखपुर में हुआ है, इसमें हुआ क्या है? ये जो गोरखपुर में हुआ है ना, गोरखपुर में एक विद्यालय है, ये वहां हुआ है। कौन सा विद्यालय है? या हम कहें गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है महायोगी, महायोगी गोरखनाथ, कैसे लिखेंगे? गोरखनाथ। ठीक है, विश्वविद्यालय, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और ये आयोजन हुआ है 3 दिवसीय। ठीक है, 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। क्लियर है बात? चलिए फिर से एक बार देख लो।
बायोनेचरकॉन 2023 सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सम्मेलन हुआ है ये गोरखपुर में हुआ है, ना कि बहराइच में। और इसमें योगी आदित्यनाथ ने दो पुस्तकों का विमोचन किया है, प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और नाथ पंथ। एक किताब है, वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इस किताब का भी विमोचन किया गया है। साथ ही साथ इसका जो आयोजन किया गया है वो गोरखपुर के एक विश्वविद्यालय में किया गया है। कौन सा है? महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। और ये 3 दिवसीय सम्मेलन चला है। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। इस महामंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है, स्वरवेद महामंदिर का निर्माण संत सदाफल महाराज की ओर से कराया गया है। बिल्कुल सही है। अगला दिया है, स्वरवेद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है। हाँ, ये भी सही है, योग साधना के लिए स्टैब्लिश किया गया है। स्वरवेद मंदिर का निर्माण मकराना मार्बल से किया गया है। साथ ही इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो अद्भुत नक्काशी से भरी हुई हैं। तो यह भी सही है। ठीक है, ये चारों सही है इसके। अच्छा, ये जो मंदिर है, अब इसमें दो चार बातें और देख लो। स्वरवेद जो मंदिर है, ये मंदिर लगभग 180 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। और इस मंदिर के परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर के परिसर परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्ति है, इनका नाम है संत सदाफल की मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो मूर्ति है ये कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 135 फीट। ठीक है। अच्छा, इस मंदिर का अनावरण किया गया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक, क्लियर है बात? और ये जो मंदिर है ये योग साधना का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्मिता उत्तर प्रदेश के किस शहर की हैं? तो जो ये हैं स्मिता श्रीवास्तव, ये इनके बहुत लंबे बाल हैं। और लगभग इनके जो बालों की लंबाई है 236 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं कि 7 फीट और 9 इंच इनके बालों की लंबाई है। ये प्रयागराज से हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये नोएडा लिखा है। क्या आप बता सकते हो नोएडा अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था? नोएडा चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ पर मेडिकल मेडिकल डिवाइस डिवाइस पार्क की स्थापना की जाए। ठीक है, ये राज्य सरकार चाहती है कि मेडिकल डिवाइस पार्क की यहाँ पर स्थापना की जाए नोएडा में। और नोएडा कहाँ है? नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, G20 सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो G20 सम्मेलन के अंतर्गत यहाँ पर एक और सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन किया गया था। आपसे यह भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, G20 सम्मेलन के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया गया था गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, मुझे प्रयागराज दिख रहा है। प्रयागराज से मुझे एक बात याद आ रही है। प्रयागराज की पुलिस ने, ये पिछले महीने घटित हुआ है, पुलिस ने एक योजना शुरू की है। कौन सी योजना? इसका नाम है नया सवेरा, या हम कहें सबेरा योजना। ऐसे लिखो, सबेरा योजना। ठीक है, ये योजना शुरू करी है किसने? प्रयागराज पुलिस ने। क्यों? क्योंकि वृद्धजनों को सहायता दी जा सके, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 7वें में एक बार फिर देख लो। स्मिता श्रीवास्तव, ये अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। क्यों? क्योंकि इनके सबसे लंबे बाल हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से निवास करती हैं? ये करती हैं प्रयागराज से। और नोएडा
में अभी क्या हुआ, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर में G20 सम्मेलन के अंतर्गत साइंस 20 का आयोजन किया गया था। प्रयागराज पुलिस क्यों फेमस है, चर्चे में आई? क्योंकि प्रयागराज पुलिस ने एक योजना शुरू की है वृद्ध जनों के लिए, सवेरा योजना। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में अपराध और अपहरण की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। अपहरण घटनाओं के मामलों में सबसे ज्यादा मामले किन 3 राज्यों में आए हैं? तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग 16,460 अपहरण दर्ज किए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लगभग 16,460 अपहरण दर्ज किए गए हैं और ये भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश इस संख्या को लेकर बहुत बड़ी मात्रा है जो कि और पहले स्थान पर विराजमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है, महाराष्ट्र दूसरा है और मध्य प्रदेश है तीसरा। अच्छा, मुझे आप क्या बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अभी दिसंबर की घटना है ये। उत्तर प्रदेश ग्रामीण ग्रामीण खेल लीग, इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है गोरखपुर में। कब कब किया गया? तो ये दिसंबर 2023 की ही बात है। किसने इसका शुभारंभ किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? आपसे अगर ये पूछे तो इसका उद्घाटन किया है सीएम ने, यानी कि योगी जी ने। ठीक है, आप फिर से समझो क्वेश्चन को। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में अपहरण और अपहरण की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न में केवल इतना कहा गया है कि अपहरण घटनाओं के मामलों में सबसे ज्यादा मामले शीर्ष 3 राज्यों कौन कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं? तो उसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,460 अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है, हाँ, गोरखपुर में। उद्घाटन किसने किया? योगी जी ने। और दिसंबर 2023 की ये घटना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। निम्न कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन है योगी आदित्यनाथ ने बिलारी में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये बिलारी कहाँ है? ये बिलारी है आपका मुरादाबाद में। मुरादाबाद में, ठीक है। तो अगर बिलारी ना दे तो मुरादाबाद भी दे सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में चरण सिंह जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की गई है। हाँ, ये भी सही है। तो यहां से ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो चौधरी चरण सिंह हैं, इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर है बात? और ये जो चौधरी चरण सिंह हैं, ये हमारे सीएम भी रहे हैं, पीएम भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, ये इन्हें इन्हें कहा जाता है किसानों का मसीहा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, मुझे बताओ, ये जो मुरादाबाद शहर का नाम आया है, अभी दिसंबर की ही घटना है। मुरादाबाद, ये शहर में एशिया का दूसरा, पहला नहीं दूसरा, सबसे बड़ा सबसे बड़ा फिश मार्केट स्थापित किया जा रहा है। फिश मार्केट बना है। ठीक है, फिर से समझो। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मछलियों का बाजार कहां बना है? तो ये मुरादाबाद है, फिश मार्केट। क्लियर है बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। 21 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हाईटेक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कितने हेल्थ एटीएम की सौगात दी है? कहाँ कहाँ पर दी है? ये गोरखपुर में दी है। फिर से समझो, आपसे संख्या ना पूछ के प्लेस भी पूछ सकता है। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर? गोरखपुर में हाईटेक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कितने हेल्थ एटीएम की सौगात दी है? तो आंसर होगा 19। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न यहां पर लिखता हूं
और उनके उत्तर मैं चाहता हूं कि आप दें। अभी नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति क्या कहती है? पहला प्रश्न है, सप्ताह में सप्ताह में कितने कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य है? अनिवार्य है। बताइए भाई। इसका उत्तर मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न, अब ये नई शिक्षा नीति से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न बताओ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो निराश्रित बच्चे हैं, अर्थात जिनके गार्जियंस नहीं है, निराश्रित बच्चों के लिए अ, बच्चों के लिए जो अटल आवासीय विद्यालय है ना, तो उनकी संख्या मुझे बताओ। यानी कि कितने अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसकी मुझे संख्या बताओ। और मैं तीसरा प्रश्न और दे रहा हूं, मुझे बताओ, यूपी सरकार ने कितने जिलों को कितने जिलों को 100% डिजिटल 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस करने का फैसला किया है? इकोसिस्टम से लैस करने का फैसला किया है? बताओ। फैसला किया है, ये तीन प्रश्न हैं। इसमें सारी संख्याएं पूछी गई हैं। सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए नई शिक्षा नीति के अनुसार? तो आप बताओगे 29 घंटे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए कितने अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? आप बताओगे 18। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस करने का फैसला किया है? आप बताओगे 8 जिलों को। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये हमारा पार्ट 1 था, दिसंबर माह उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स का। इसको आशा करता हूँ ये आपके लेक्चर्स की या आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।